नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का 11वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। रमानी साहब सिंह के झगड़ों से भागे इधर उधर घूमे। टेलरिंग का काम कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भी रिश्तेदारों ने सहारा नहीं दिया। पर सिंधी कभी भीख नहीं मांगता। दोनों रमानी दंपति व बेटी रस्म ने दिल खोल बढ़िया डिजाइन के कपड़े सिलकर दो कमरे के घर में सामने के छोटे बरामदे में बुटीक खोल दिया। पहले सस्ते सुलभ अच्छे सिले बाजार रेट से कम थे तो भरपूर बिके, लेकिन मकान का किराया अच्छी कॉलोनी में न दे पाने पर रमानी जी फेल के एक सभ्य हिस्से में बस गए। बहुधा उन्हें कट्टरपंथियों के जुल्म भरे व्यवहार, खौफ पैदा करती बातें याद आती थी। वे बेचैन हो जाते। रश्मि बेटी को पास बुला चैन अनुभव करते। कितना बड़ा घर उन्हें छोड़कर आना ही पड़ा। वहाँ न औरतें महफूज थीं, न कोई हिंदू इंसानी। वे भाई से बोले थे, एक बरांडा दे दे, यही मरना कबूल कर, सिंध लौटना कबूल नहीं। रातों रात भागा हूँ, दर्द से भरा कुत्ते सा भागता ही रहा हूँ। वहाँ दो शब्द भी खुलकर नहीं बोले जाते थे। जब पाकिस्तान ने बेनज़ीर को नहीं बख्शा तो हमारी क्या औकात। यहाँ खौफ तो नहीं है। देखो, हम लोगों ने अपना बुटीक भी तो बना लिया। तालिबानी विचारधारा हमारे लिए एक चुनौती रही। सिंध बलूचिस्तान की औरतों की इज्जत लुट रही थी। कितनी लाशें व घर चौराहे पर जला दिए, वरना सरजमी कौन छोड़ता। रश्मि ने पिता को समझाया, पापा आप क्यों नहीं खौफ को भूलते, हमें तो ज़िंदगी जिंदा रहने की खुशी मनानी चाहिए। बेटा, डर लगता है, शरणार्थी कैंप छोड़ना पड़ा, रहवासी हमें बोझ समझने लगे। यहाँ भी आए दिन झगड़े हैं, कहाँ जाएंगे हम। ये फेल है पापा। यहाँ खदेड़ने वाले कम हैं, बसने वालों की जनसंख्या अधिक है। आप तो देख ही चुके हैं कि यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। सभी गरीबी की रेखा से नीचे स्वयं को दिखाते हैं, और हमारी राजनीतिक स्थिति यह है कि वोट व सत्ता का भीतरी नारा तो बाहरी, कभी ये प्रतिशत या कुछ और दूसरी पार्टी का नारा। कोई पार्टी कहती है कि हम 50,000 फ्री मकान बनवाने के लिए देंगे, तो कोई 75% पर उतर आता है। चाहे कमल हो या पंजा, साइकिल का मसाल, सब सत्ता व पैसा कमाने के लोभ में जनसंख्या की मूर्खता व जड़ता को तो समाप्त नहीं करते, पर उन लोगों को लोभ देकर वोटों को बटोरने हेतु उन्हें लाभान्वित करते हैं। अरे वाह रश्मि, तू तो बेटा बहुत होशियार हो गई। नहीं, पेपर पढ़ती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ। शनिवार को कुछ विशेष कार्यक्रमों पर फोकस है, इसीलिए कुछ सत्य सामने आ जाते हैं। तभी दोनों ने श्रीमती माला रमानी को गुस्से में कांपते हुए हाथ मटकाकर शेफाली झाड़ू वाली से कहते सुना, तुमने लगातार 5-6 दिन के नागे किए थे, फिर 2 दिन नहीं आई। पूरे माह में 20 दिन काम करोगी और तनख्वाह पूरे माह की लोगी। बाई की बातें। अरे सरकार हमें लाभ देती है तो मैंने भी राऊ में ज़मीन ली। तुम डस्टिंग के पैसे देती हो क्या? पर वो तुम कमरे में करती ही नहीं, झटकती नहीं, कचरा सूखा गीला छोड़ती नहीं। तो बताओ, ये काम मेरी बीमार माँ या मैं व्यस्त रहने वाली लड़की कैसे करेंगे? नागा किया तो वो भी भूल जाए, पर काम तो पूरा करो। रश्मि ने सख्ती से कहा। वो तो ठीक है, काम तो पूरा करेंगी, पर हमें भी तो ज़िंदगी जीनी है। और शेफाली झाड़ू उठाकर इधर उधर झटकने लगी। जब शेफाली चली गई तब माँ से रश्मि ने कहा, माँ अब तो ज़माने गए जब चौकीदार बाइयाँ ईमानदार थे। उन्हें हम चाबी देकर भी चले जाते थे, लौटते तो घर ठीक मिलता। अब राजनीति व इनकी स्वयं की निकम्मेपन की आदतों ने इन्हें मुंहफट, मुंहजोर और कामचोर बना दिया। पैसे का लालच इनको बहुत है। इन्हें फ्रिज, स्कूटी, टीवी, कूलर सब एक बार में लेना है। गैस, बिजली, मोबाइल भी पास होना चाहिए। तो ढेर घरों में भागते दौड़ते काम खराब करके अच्छा पैसा ही चाहिए। मंत्री विधायकों ने इनके काम करने की नीति, बजट
तनख्वाह नहीं नियत की, बस वोटों के लिए इन्हें लालची निकम्मा भमूड़ ही रखा है। अब प्लाट खरीदा है, अब जब थोड़ी सी किस्त अदा करना है तो घर ज़्यादा ही पकड़ेंगी और काम तो फिर बेहुदा करेंगी ही। तो क्या तुम्हारे अकेले ही घर पड़ी रहूं? तो क्या बिन तय किए काम के तनख्वाह देती रहूंगी? मैं तो पूरा काम करती हूँ बाई, मैं तेज हूँ ना, तो काम 15 मिनट में ही पूरा कर लेती हूँ। तुम पैसे काटोगी तो छोड़ूंगी। हम गरीब हैं तो क्या तुम्हारी बात सुनेंगे? वैसे भी मेरा 2 कमरे का घर बना तो मैं वहाँ शिफ्ट करेगी। माँ जाने दो, अभी तो काम चलाओ। उसका ब्लाउज साड़ी तो देखो, डोरी लगी है, पीठ खुली है, बाल खोलकर पिन लगी है। फैशन में समय लगाकर मालिकों से मुंहजोरी क्यों? मैं नांगे वाली बात अब बर्दाश्त करूंगी। हमारा भी जी है, हम कैसे सड़क के जाम से निपटें। हमारे घर भी बीमारी होती है, झगड़े होते हैं। देखो मैडम, आपको पुरता है तो ठीक, वरना मुझे काम की कमी नहीं है। अभी से साहू की बाई मुझे झाड़ू कट्टा हेतु बुला रही है। रश्मि भीतर आई, सैफाली के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुमको हमारे घर 6 माह हो गए, हम कभी कुछ नहीं कहते। सो तो है, हम कहना चाहते हैं कि बस तुम उनके पैसों के मंत्रों से प्रभावित हो वोट डालते हो। इन पार्टी ने साड़ियाँ बांटी तो इन पार्टी ने 500 दिए। जो जितना अधिक देगा उसे ही वोट देंगे। और नेताओं के भाषण व चुनाव में सहयोग दे देश का मटिया मेट करवाने की सड़क पुख्ता कर कहेंगे जय भारत की। एक हाथ में कमल तो एक हाथ में पंजा, जो जीता है वो अच्छा। माँ वो शेफाली कह भी तो ठीक रही थी। हमें क्या, कोई जीते कोई हारे, हम तो रही नौकरानी। श्रीमती रहमानी आह ओह कर धम्म से कुर्सी पर बैठ गईं। अच्छा किया तुमने उसे रोक लिया। कहने को विदेशों की बात हम करते हैं, पर वहाँ काम कितनी ईमानदारी से होता है, जितनी ईमानदारी से पैसा मिलता है। हमारे यहाँ मार्क्सवादी तो पूरी तरह हावी भी नहीं, वरना ये ससुरे तो सिर चढ़कर नाचते। मैं ऐसा नहीं सोचती, हमें इनका शोषण करना चाहिए। धूप छाँव भूख में इनसे घर जैसा व्यवहार ही हमें भी करना चाहिए। पर अब तो ये राजनीति की वोट नीति के अंतर्गत सिर चढ़ गए। पहले तो गंदे थे, मूर्ख जड़ थे, अब मुँहजोर मक्कार बाजारवाद के हाथों के खिलौने हैं। माँ आप तो कम ही मुँह लगे, वैसे भी क्रोध से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा व आप बीमार हो जाएंगी। बड़ी कठिनाई से तो सिंध के परिवर्तन से जूझते रहे, अब यहाँ के भ्रष्टाचार व मक्कारियों से जूझ रहे हैं। हाँ, वो हार्डी कहते हैं कि फिटेस्ट कैन सर्वाइव। रहने दें, तेरी भाषा व विचारी का उन्हें समझना ही कठिन है। माँ, यहाँ भारत में मेट्रो बहुमंजिला स्वच्छ सड़कों के पीछे कितना शोषण लूट भरी है, ये समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। हमें तो अपना वतन सरजमी छोड़ने का ही गम खाता है। अब ये सब लूट, यहाँ तो मुझे लगता है कि दायां हाथ बाएं हाथ को ही लूट रहा है। अभी रमानी परिवार अपने मानसिक तनाव और एकाकीपन से जूझ रहा था कि रश्मि को एमए पूरा करने का अवसर मिल गया। इत्तेफाक से उसे मीता के यहाँ एडमिशन मिला। वहाँ पढ़ते पढ़ते वह भी उनके साथ उपेंद्र के जनता मंच में शामिल हो गई। गीता के कॉलेज में प्रवेश करने से अनिता, नमिता, कांता जैसी बुद्धिजीवियों से बात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उस शाम धुनलके में रमानी साहब अपनी बांसुरी के स्वर छेड़ रहे थे कि शेफाली साड़ी कमर में खोस वहाँ धड़धड़ा कर चीख कर रोने लगी। नामुराद मुई, अरे अरे इतने सारे नाम क्यों ले रही हो? शेफाली कोसने से आशीर्वाद तो नहीं मिलता, उसका परिणाम भी बुरा है। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? साहब, मैं यहाँ से कुछ देर शाम को घर पहुँची तो मेरी बहू मेरे बेटे के गले में लटकी गोलगप्पे खा रही थी। मैंने सहज ही पूछा तो बोली, मैं तो सो रही थी। तुम्हारे बेटे से पूछा ना कि वो तुम्हारे खाने कछु नाश्ता काहे नहीं नाए? मेरे लाने लाए तो खा ली ना। अब मैं थकी मांदी दिन भर की 1 कप चाय को तरस गई। साहब, ये सब मेरी बहू ही समझी है। मेरा बेटा तो गाय है, गाय। बहू के भड़काने से मेरी माया ना करे।
रमानी शाह ने हंसकर कहा, अरे सारे मोह जाल को तोड़ो, तुम्हारा बेटा ही नालायक है, वरना तुम्हारी बहू की क्या मजाल जो तुम्हें एक कप चाय भी ना दे। वो तो पराई है, बेटा तो तुम्हारा खून है ना, उसका फ़र्ज है कि इस उम्र में तुम्हारा ध्यान रखे। काहे का ध्यान, पहली तारीख को ही टूट पड़े। काय माए कित्तो मिलो पैसों, और तुम्हारा पति अच्छा खासा मिस्त्री है, पर पीकर ना जाने किसकी गोद में पड़ा रहे। मैं तो बोली कि बेटा तुम अपनी गृहस्थी देखो, पर वो ना माने, गले में हाथ डाले कि तोर बिना मोय अच्छा ना लागे। सेफाली कर्तव्यहीन मोह के फंदे जी का जंजाल होते हैं, इनमें गला मत घोंटो, इन सब काले खराब बंधनों में बंधी रहो तो यूं ही रोती रहोगी। यूँ मेरी बेटी रश्मि कहती है ना, बढ़े चलो, उठो उठो, पीछे ना हटो, चलो बढ़े चलो, बढ़ते रहो। बेहूदी ममता परंपरा को तोड़ ही देना चाहिए बाबूजी। शेफाली आंसू पोंछ मुंडी हिला उठ खड़ी हुई। उसे आज खुला ब्लाउज अपनी ममता झूठ लगी। वह कुछ निराश सी उठकर चलती बनी। लड़खड़ाती शेफाली ने अपनी गांठ में बंधे रुपए को तौला और सामने की सड़क से पार के जंगल में बनी एक तांत्रिक की कुटिया में जा पहुंची और बोली, महाराज मेरे बेटे को मेरी बहू के जंजाल से बचाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। तांत्रिक ने शेफाली के ठले पर कसावट के कसे शरीर को ताक कर कहा, तुम तो ये प्याला दवाई का पियो, थकावट दूर होगी। शेफाली ने अपनी निराशा में सुध बुध खो दी। वो आराम से तांत्रिक की गोद में सो गई। उठी तो खुश थी। तांत्रिक ने उसे एक तावीज़ थमाया, से बहू को बांध देना, तुम्हारा जब जी हो यहाँ आ जाना, देखना तुम्हारे जी के सारे झंझटों को मैं दूर कर दूंगा। शेफाली खुश थी, बहुत खुश थी। आखिर बेटे से छुपाकर वो बहू को लेकर तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने उसे समझाया, तुम काम पर जाओ, कुछ देर पूजा करूँगा, तुम आकर इसे ले जाना। जी महाराज। पर उसका मन नहीं माना कि जवान बहू को यहाँ अकेले कैसे छोड़े। सुबह पीछे जाकर दुबक कर बैठ तांत्रिक की क्रिया देखने लगी। उसने देखा कि तांत्रिक ने पूजा पाठ छोड़ बहू को शरबत पिलाया। उसके बेहोश होते ही वह ललचाए कुत्ते सा उसकी जवानी नग्न करने लगा। अब शेफाली बहू की ये दुर्गति नहीं देख सकी। जंगली बिल्ली सी उछल कर उसने जोर से लात मार दरवाज़ा खोला। तांत्रिक को लोहे का त्रिशूल सा डंडा तान बोली, छोड़ इसे जानवर, तेरे पास अपनी बहू यानी परिवार की इज्जत सौंप गई, तू उसे नग्न कर रहा। अभी हेल्पलाइन से पुलिस आती ही होगी। बस धोती संभालता तांत्रिक भागता दौड़ता न जाने कहाँ चला गया। शेफाली एक दयालु माँ जैसी बहू को संभाल कर घर ले आई। तभी मंगरू पुलिस वैन ले पहुँच गया। उसने सबको घर पहुँचाया। बुरी तरह झुंझलाकर बोला, वैसे तो बहुत सयानी समझती हो स्वयं को, बिना बात पर झगड़ा तो टीवी के सीरियलों की कहानी भूत प्रेत तांत्रिक देखती हो, कभी भी झगड़ा करने में देर नहीं करती। तब भी ये नहीं सोचती कि ये फालतू तांत्रिक भूत प्रेत कभी भी हमारी ज़िंदगी की समस्याएं हल नहीं कर सकते। क्रोध से हाँफता वह बोला, चली मटक कर अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश करने, इसे कहते हैं अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। शेफाली दयनीय बनी बोली, भैया पानी दूं क्या? अपनी आंखों पर पानी बरकरार रख, वही बहुत रहे। मंगरू लाल लाल आंखें निकाल वहाँ से वापस लौटते बड़बड़ाया, क्या लोग हैं यहाँ, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं भाई लोग। चली थी एक समय के भोजन हेतु नारी सशक्तिकरण मोर्चे में, छी जरा भी लाज नहीं। औरत होकर औरत से इतनी ईर्ष्या अब हो रही है। मगर मच्छी आंसू 5 दिन बाद फिर से बहू को ही कोसोगी। वैसे भी शेफाली क्षमा के योग्य है ही नहीं। ये चुपचाप किटी के बहाने अपनी पहचान वाली औरतों को ही किसी भी पुरुष के पास भेज देती थी। पिछली बार एक प्यारी सी लड़की यूपी से यहाँ आई इंजीनियरिंग पढ़ने, यहाँ सस्ता रहेगा, दुर्भाग्य से रमानी के पीछे की पंक्ति के घर में रहने लगी। शेफाली ने उसकी भी पहचान एक लड़के से करवा दी। कुछ ही दिन बाद लड़की ने लड़के को जो भी कारण हो घर आने से मना कर दिया तो उसने उसे धमकी देना प्रारंभ कर दिया, तू नहीं मिली तो तेरे चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा, स्याली 900 चूहे खा बिल्ली चली हज को। वो तो लड़की ने अनसुनी कर अपनी पढ़ाई जारी रखी। शेफाली उसके घर बर्तन मांजती थी। उसने लड़की के घर से निकलने की सूचना देकर 500 रुपये लड़के से ले लिए। लड़की के घर एसिड फेंका गया।
इत्तेफाक से उसका चेहरा बचा, सब कुछ ठीक था, पर हाथ जला। लड़की बहादुर थी, उसने लड़के का पता लगाकर उसे जेल भेज बस शेफाली को काम से ही हटा दिया। देखते ही देखते वो अच्छे नंबरों से पास हुई। वह घर लौट गई। सारी फेल ने शेफाली पर थू थू की। हालांकि वे थू थू करने वाले भी कुछ कम नहीं हैं। नैतिकता व मानव मूल्यों हुए तो खून पसीना बहाना जैसे कठोर व्रत नहीं करते। ये तो कभी राजनीति तो कभी नियमों की गोदी में बैठ अपना उल्लू सीधा करना खूब समझते हैं। अपनी अज्ञानता को ना समझना चाहते हैं, ना तो उसे हटाते हैं। इनको सामाजिक सरोकार से कोई भी लेना देना नहीं, ना ही उसमें जीने की कोई ख्वाहिश है, ना उद्देश्य। तो क्या सांस तो ले रहे हैं, चाहे अधपेट ही ले रही हों। जरा सा कुछ हुआ कि चले मंदिर, महिलाएं घूंघट काढ़े, पेट उगड़ा दिखा, यूं पंडित जी के पैर छू स्वर्ग में पहुंचने की चाह रखती हैं। दूसरे दिन पुनः जनता मंच गुलजार हुआ तो उपेंद्र जी व कांता ने एक साथ ही लगभग कहा, ये क्या हो रहा हमारे देश में। कोटा शहर ही में नवोदय विद्यालय में बिहार से जो छात्र गए, उन्होंने आत्महत्या की। युवाओं व बच्चों की गरीबी से निजात दिलवाने का आश्वासन शायद झूठे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के 69 छात्रों ने खुदकुशी की, जबकि यहाँ पढ़ाई अच्छी तो 3% ही एडमिशन पाते हैं। शायद तनावग्रस्त होने से ऐसी घटनाएं होती हैं। इन आत्महत्या करने वाले छात्रों में दलित अधिक हैं। अब दाखिला पैसे देकर होता है। शिक्षकों व छात्रों में आपसी संबंध नहीं रहते। ट्यूशन लगाने की स्थिति नहीं। छात्र को कोर्स व पुस्तकों से जूझना पड़ता है। शायद यह कारण हो। भैया, मानव जीवन भी चुनौतियों से भरा है। असफलता, अनिद्रा, नशा, सिनेमा, नकारात्मक सोच, असफलताएं इसका कारण हो सकती हैं। पंडित जी बोले, तभी मंगरू ने शेफाली का किस्सा सुनाया। जो भी हो सफलता के लिए तो मेहनत लगती है। हथेली पर सरसों नहीं जमती। बच्चे सकारात्मक सोच रखें और धरती से आकाश की उड़ान न हो तभी बेहतर है। उपेंद्र ने बेहद रुंधे स्वर में कहा, सच है उपेंद्र जी, यदि हमारी नई पीढ़ी अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होने से इतनी हताश हो, सीधे आत्महत्या तक जाए, तो ये पीढ़ी फेल रहने वालों के लिए समाज सुधारक मनोवृत्ति को तो पैदा ही नहीं कर पाएगी। दीदी प्रतीकात्मक रूप से सीता को अन्याय से बचाने हेतु वाल्मीकि आश्रम था, लेकिन नकारात्मक से लड़ने वाली इस पीढ़ी के पास तो कोई गुरुकुल नहीं। मीता बोली, आप तो नित्य छात्राओं से डील करती हैं। जी, मैंने भी एहसास किया कि ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इनके पास बुद्धि है, वह भी तेज, पर मोबाइल के सहारे ही दिन काट सकती हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने लिखने का तनिक भी शौक़ नहीं। मोबाइल मशीन है, विचारक तो एकदम नहीं। आज युवाओं को धरती पर लाने वाले पाठ भी अधकचरी मना स्थिति में हैं, जैसा कि स्वतंत्रता के बाद लोगों में था। आज के युवा बदली स्थितियों को सही सोच व सही दिशा की ओर मोड़ने में दुविधाग्रस्त हैं। उसे चुनौतियों से गुजरने के चौराहे पर भ्रमात्मक स्थिति अनुभव होती है। पुरानी परंपराओं व नई स्थितियों के बीच में समन्वय विचारधारा वे नहीं निकाल पा रहे। ऐसी मना स्थिति में वे अपने बच्चों को कौन सी परंपरा, कौन सी संस्कृति सौंपते। वैसे मोबाइल सौंप तो दिया है ना। अंग्रेज चले गए थे, पर अंग्रेजियत छोड़ गए। हमारी इतने वर्षों बाद भी नई पीढ़ी अब भी वैसी ही भाषा बोलती है। व्हाट कैन आई डू, भागते भागते आई एम टायर्ड, पब, नशा, ये उनका मनोरंजन है। कहाँ गई कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी जैसे गेम अब शुरू होते हैं कॉमेडी सीरियलों से, विभिन्न गेम्स से, जिनसे वे आत्महत्या तक कर सकते हैं। गर्भवती महिला सिवा दवाइयों के न पोषण वाला खाना खाती है, न अच्छी धार्मिक कथाएं या बातें सोचती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक व फिजियोथेरेपिक विभागों को ये जानती तक नहीं। कोई बच्चा तुतलाता है, कोई हिलता नहीं, किसी का उच्चारण ही नहीं। अब बीमार पीढ़ी, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, स्वच्छ जीवन तो दे ही नहीं सकती। कीड़ा लगा बीज अच्छा पौधा नहीं बनेगा ना। यही सही यथार्थ तो यह है कि इस पर नकारात्मक को तोड़ा कैसे जाए। उपेंद्र गंभीर थे। अब हम विशेषज्ञ तो ढूंढ नहीं सकते। ये समाज सुधारक होने का नशा यदि लगे तो काम सफल होने की कुछ संभावनाएं तो हैं ही।
काल या समय के परिवर्तन के साथ युग चेतावनी भी बदलती है। यहाँ तक कि समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, नैतिकता आदि का स्वरूप भी जिस युग में जैसा रहता है उसे उसी रूप में ग्रहण करना ही पड़ता है। पहले जाति पाति, रूढ़ियाँ, परंपराएं, महिलाओं के प्रति क्रूरता थी। अब दूसरे विचारों का युग है, यही अपनाना पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का 11वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।